अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, दोहा के बाद जो इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और तकरीबन 3 से 4 मरतबा ये जो मुज़ाकरात का एक राउंड हुआ, अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं, जो हुकूमत ने तस्दीक भी की है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो होने वाले मुज़ाकरात हैं वो नाकाम हो गए। पाकिस्तान ने जो अपना उसूली मौक़िफ़ था वो अफ़गान तालिबान के सामने रखा था, अब उस पर किसी नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ नहीं हो सका, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ अहम बयानात भी सामने आ रहे हैं। और इस सूरत हाल के बाद जो दोस्त ममालिक हैं उनकी जानिब से भी एक मरतबा फिर इख्तिलाफ़ात ख़त्म करवाने की कोशिशें और जो पेशकश है वो भी सामने आ रही हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब का एक अहम बयान भी सामने आ रहा है और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अफ़गान तालिबान अपने अंजाम का हिसाब जो है वो रखें और पाकिस्तान को आज़माना महंगा साबित होगा। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर अफ़गानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है तो सरहद पार कार्रवाई भी की जा सकती है। ये अहम बयानात हैं। अब इन मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद सूरत हाल किस तरफ जाएगी, शमशाद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुंसगू करेंगे। शमशाद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सर, ये सूरत हाल यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरी होगी कि जो इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान वो नाकाम हो गए। अब उसके बाद जैसे ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का मैंने जिक्र किया, कुछ अहम बयानात आ रहे हैं अफ़गानिस्तान की तरफ से भी। तो आप सर सूरत हाल क्या देख रहे हैं इन मुज़ाकरात के नाकाम के बाद? आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में फिर कोई राब्ता हो जाएगा, बातचीत आगे बढ़ेगी, या आपको सूरत हाल क्या नज़र आ रही है सर? परेशान कुन सूरत हाल है और ठीक है, ज़ाहिर है कि हमारी तरफ से ख़ास तौर पर जो हमारे वज़ीर दिफ़ा के बयानात हैं उनसे तो सिचुएशन और भी भयानक नज़र आती है। और मैं चूँकि ना मेरा कोई राब्ता है हुकूमती ज़राए के साथ, तो मुझे सिचुएशन एग्जैक्टली बिल्कुल कोई इल्म नहीं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हुआ है इस्तांबुल में जो बातचीत हो रही है। मेरा किसी भी कांटेक्ट कहीं भी नहीं है, तो मैं सिर्फ जो अपनी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है सारे किस्से के बारे में, मैं सिर्फ उस पर बात कर सकता हूँ। जी यकीनन बिल्कुल। जो हमारा जो अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक है ये बहुत एक तरह से ट्रबल्ड रिलेशनशिप रहा है। बल्कि मैं आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो 30 सितंबर 1947 को जब पाकिस्तान का केस गया था यूनाइटेड नेशंस में एडमिशन मेंबर बनने के लिए, तो अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री व्हिच कास्ट इट्स नेगेटिव वोट अगेंस्ट पाकिस्तान मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो उस वक्त जिस किस्म के हालात थे वो ज़ाहिर है एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट था, क्योंकि हिंदुस्तान में हमारी वो पॉलिटिकल कन्फिगरेशन थी, सियासी सिचुएशन थी, उसमें कांग्रेस शमशाद साहब माजरत सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये आपने भारत का भी जिक्र किया, तो हाल ही में एक अहम मुलाकात भी हुई थी अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये जो सूरत हाल सर है, आपका तजर्बा और तज्जिया क्या कहता है कि आप समझते हैं कि इंडिया भी अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ हो रहा है उसमें इंडिया का हाथ भी यकीनन है? क्यों नहीं करेगा। बात तो ये है कि अगर हम ये सोचें कि इंडिया जो भी कोई हमारी कमजोरी होगी उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, तो ये तो हमारी बेवकूफ़ी है। अगर हम अफगानिस्तान पे इस कदर वो कर लें कि जी ये इंडिया कभी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, ये आप गलत ना समझे, बात ऐसे होती नहीं है। लेकिन अब मैं सिर्फ जो आपको एक हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश कर रहा था, आपने मुझे काट दिया, तो मैं फिर तारीख की तरफ जाना चाहूँ कि हमारी जो तारीख है, कतई नजर इसके कि काफी नेगेटिव चीजें हुई हैं, जिस तरह मैंने 30 सितंबर 1947 की बात की है, लेकिन अदरवाइज हमारे जो एंसेस्ट्रल लिंकेजेस हैं वो बड़े बहुत क्लोज हैं। सेंचुरीज के ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के और अफगानों के, मजहबी ताल्लुकात हैं, कल्चरल लिंक्स हैं, यानी इतनी क्लोजनेस जो है वो पाकिस्तान की और किसी के साथ नहीं है। ये दो ममालिक हैं, एक ईरान और एक अफगानिस्तान, जिनके साथ हमारे बहुत एंसेस्ट्रल ताल्लुकात और बड़े क्लोज रहे हैं। यानी हमारी सल्तनतें ये लोग आके बनाते थे।
ہندوستان میں جب پہلی دفعہ اسلام آیا ہے یہی لوگ تو تھے جو اسلام لے کر آئے تھے. محمود غزنوی سے بات شروع ہوتی تھی, پھر ہمارے ہاں سلطنت دہلی بنی جو 2.5-3 سال وہ رہے وہ لوگ, اس کے بعد پھر مغل آ گئے. تو یہ ایک سلسلہ جاری رہا جس سے 1000 سال کی مسلمانوں کی بر صغیر میں تاریخ بنتی گئی. اور وہاں سے ہم لوگ مسلمان جو تھے بر صغیر کے, انہوں نے اپنا وجود پایا. تو ہمارے تعلقات بہت ان کے ساتھ کلوز ہیں. ہماری زبان فارسی ہوتی تھی ہے نا. اور دوسرا یہ تھا کہ پھر جب انگریز آ جاتے ہیں, ابھی افغان یہی تھے, تو اس وقت انگریز جا کے وہ افغانوں کو حملے 3 جنگیں لڑی انگریزوں نے افغانستان کے ساتھ, اور تینوں جنگیں انگریزوں نے ہاری, اندازہ کیجیے. اور اس میں ایک جنگ میں تو لیکن شمشاد صاحب یہ جتنے سر بات سن لیں. جی شمشاد صاحب, جی سر مکمل کر. جی بات مجھے ذرا بات مکمل کر لیں کہ جو ایک جنگ میں 20,000 پنجابی سپاہی جو انگریزوں کے تھے وہ مارے گئے تھے کابل میں. تو یہ وہاں سے پھر انگریزوں نے دے مینجڈ کہ ایک وہ جو کیا ہے ڈیورنٹ لائن بنائی گئی ہے, تو وہ ایک سچویشن ایسی ڈراپ ہو گئی تھی کہ انگریزوں نے جو علاقے قبضہ کر دیے تھے وہ پھر انگریزوں کی امپائر کا حصہ رہے, اور اس حوالے سے پھر مسلمانوں کا حصہ بن گئے. اگرچہ جس وقت پاکستان کو آزادی ملی تو فرنٹیئر میں حکومت کانگریس کی تھی, وہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. وہ تو پھر قائد اعظم نے یہ کہا کہ نہیں یہاں ریفرینڈم ہوگا, اس کے ذریعے سے ہوگا, کیونکہ یہاں کانگریس میجورٹی میں تھی. میں بتا رہا ہوں کہ 90 کی دہائی میں جب طالبان پہلی دفعہ آفٹر دی ڈس انٹیگریشن آف دا سوویت امپائر, ضیاء الحق نے جب ریگن کی مدد سے سوویت امپائر کو ڈسمینٹل کیا تھا, تو اس کے بعد 90 میں جو وہ تھی بائی پولر کولڈ سرد ختم ہو جاتی ہے, جنگ تھی. اور ہمارے اس جہاد کی وجہ سے جو ہم نے ہمارے مدرسوں کو امریکنوں نے جہادی انکوبیٹرز میں کنورٹ کر کے جو جہاد لڑا تھا, اس کے نتیجے میں جو تھا برلن کی دیوار گر گئی, ایسٹ یورپ آزاد ہو گیا, اور یورپ پورا پراسپرس ہو گیا. امریکہ کا سارا مقصد ہو گیا کیونکہ سوویت امپائر ختم ہو گئی تھی, اب اکیلا امریکہ رہ گیا. اس میں جو بات ہماری ٹھیک ہے شمشاد صاحب, بہت شکریہ سر آپ کا وقت نکالنے کا. ناظرین, شمشاد خان صاحب گفتگو ہے جو تھی وہ آپ نے سنی, انہوں نے اہم نکات جو تھے وہ سامنے رکھے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد سینیٹر ہمایوں مومن صاحب اور کھیل داس کوہستانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے.